नमस्कार दोस्तों। तो हम अपनी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और पहली खबर को देखते हैं। केन बेतवा लिंक परियोजना। इस परियोजना की शुरुआत प्रधानमंत्री जी ने की और मध्य प्रदेश के खजुराहो से की। और ये जो केन है तो ये केन नदी मध्य प्रदेश के जबलपुर से निकलती है और कैमूर की पहाड़ियों से वहाँ से निकल करके ये यूपी के बांदा ज़िले में यमुना नदी से मिल जाती है। इसका मतलब हुआ कि केन नदी यमुना की सहायक नदी है, ठीक है। और जो बेतवा नदी है वह मध्य प्रदेश के रायसेन ज़िले से निकलती है और यूपी के हमीरपुर में जा कर के यमुना नदी से मिल जाती है, ठीक। तो ये सबसे महत्वपूर्ण योजना हो गई केन बेतवा लिंक परियोजना। और यहाँ से सबसे ज़्यादा जो लाभ होगा वो बुंदेलखंड के क्षेत्र के लोगों को होगा। ये आपकी बेतवा नदी है, ये आपकी केन नदी है और यहाँ पे दोनों को लिंक कैनाल बनाई जाएगी, ठीक है। दोनों चीज़ें याद रखिएगा कि इसकी शुरुआत कहाँ से की गई है, खजुराहो से की गई है। अगली खबर पर बढ़ते हैं हम। डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया दिसंबर में, ठीक है। तो दिसंबर में जब इनका निधन हो गया तो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये हमारे यहाँ के क्या रहे हैं, पीएम भी रहे हैं और वित्त मंत्री भी इसके पहले रहे हैं, आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं। तो इन तीनों चीज़ों से आपको जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे महत्वपूर्ण वित्त मंत्री के रूप में आप ये जानिए कि जब 24 जुलाई 1991 को इन्होंने बजट प्रस्तुत किया तो उसी बजट से नई उदार आर्थिक अर्थव्यवस्था की शुरुआत हो जाती है। उसी से क्या शुरुआत होती है, नई उदार आर्थिक अर्थव्यवस्था की शुरुआत होती है, ठीक है। अब देखिए प्रधानमंत्री के रूप में ये 2004 से लगा करके 2014 तक पीएम रहे, ठीक है। और 13वें प्रधानमंत्री थे। कौन से नंबर के थे, 13वें नंबर के प्रधानमंत्री थे। वित्त मंत्री कब रहे हैं, तो वित्त मंत्री के रूप में जो है वित्त मंत्री 1991 से लगा करके 1996 तक रहे। और उस समय जो पीएम थे वो नरसिम्हा राव थे। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही 1991 का हो जाता है 24 जुलाई वाला, जब बजट पेश किया और वहीं से एलपीजी की शुरुआत हुई, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत हुई और लाइसेंस राज खत्म हुआ। तो ये वित्त मंत्री के रूप में हो गया। और प्रधानमंत्री रहते हुए कुछ योजनाएं जैसे मनरेगा, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, शिक्षा का अधिकार 2009 और भारत परमाणु समझौता 2008। कुछ पुरस्कार देख लेते हैं। पद्म विभूषण पुरस्कार 1987। आरबीआई के गवर्नर कब रहे, 82 से लेकर के 85 तक। और योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे। ये राज्यसभा के सदस्य बनाए जाते थे असम से। कहाँ से, असम राज्य से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तीसरी खबर भी हमारी निधन से है, श्याम बेनेगल का निधन। तो श्याम बेनेगल का निधन हुआ 23 दिसंबर 2024 को। इनकी कुछ प्रसिद्ध फिल्में जैसे अंकुर, निशांत, मंथन और भूमिका। और इन्होंने एक भारत एक खोज के नाम से एक सीरियल बनाया था दूरदर्शन पर। और ध्यान रखिएगा कि भारत एक खोज एक किताब है जवाहरलाल नेहरू की, इसी पर बेस ये सीरियल था, लेकिन इसमें अन्य जगह से भी रेफरेंस लिया गया है, बिल्कुल ट्रू कॉपी वही नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं अगली खबर क्या है हमारी। अगली खबर देखते हैं पीएम मोदी से है कि पीएम मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री कुवैत गए थे। तो कुवैत के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि कुवैत की राजधानी क्या है, कुवैत सिटी है। मुद्रा क्या है, दिनार है। और एक मूवी आई थी एयरलिफ्ट फिल्म। कुवैत और इराक के बीच युद्ध हुआ था 1990 में। 1990 में युद्ध हुआ था कुवैत और इराक के बीच, उसी पर बेस ये मूवी है एयरलिफ्ट। और ये है कौस। कौस क्या है, शीतकाल में गर्म तूफान है। बरगन की पहाड़ी क्या है कि सर्वाधिक तेल संपन्न क्षेत्र है। ये बरगन की पहाड़ी सर्वाधिक तेल संपन्न क्षेत्र है, बरगन की पहाड़ी। एक चीज़ और देख लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा, क्या है
बरगन की पहाड़ी है। एक सेकंड मिल जाएगी। ये जो गल्फ़ कंट्री है, क्योंकि हमने कुवैत देखा, तो अब आप ये समझ लीजिए कि खाड़ी देश में कितने देश आते हैं। तो खाड़ी अगर पूछा जाए गल्फ़ कंट्री में कितने कंट्री शामिल हैं, तो इसमें 8 देश शामिल हैं। ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब, इराक और ईरान। इसको आप मैप में देख लीजिए, ये है हमारा मैप, ठीक है। जब आप देखेंगे तो ये ओमान शामिल है, क्या शामिल है गल्फ़ कंट्री में, ओमान शामिल है, सऊदी अरब शामिल है, ये यूएई शामिल है, ठीक है, कतर है, बहरीन है, कुवैत है, इराक है और ईरान है। ये 8 कंट्री शामिल हैं। एक चीज़ और याद रखिएगा कि ये जो कुवैत है इसकी सीमा ईरान से नहीं लगती है, और इसका युद्ध किससे होता है, इराक से युद्ध होता है 1990 में, जिस पर एयरलिफ्ट मूवी बनी हुई है, अभी मैंने बता दिया इसका। ये यमन छूट जाता है, यमन खाड़ी देशों में नहीं आता है। और किसकी सीमा किससे मिलती है ये आप मैप में ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। ये देखो मैंने लिख दिया है यहाँ पर कि कुवैत की जो सीमा है वह ईरान से नहीं लगती है। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर पहुँचते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट खबर है ये, भारत वन स्थिति रिपोर्ट। यहाँ से प्रश्न बनेगा, ज़रूर बनेगा, ठीक है। काफ़ी रिपोर्ट बड़ी है, हमने वो चीज़ें बताई हैं जो परीक्षा में आ सकती हैं। जैसे वन कितने हैं, 21.76% एरिया पर वन पाया गया इस रिपोर्ट में। 2023 की रिपोर्ट है, प्रकाशित 2025 में हुई। ये प्रत्येक 2 साल पर रिपोर्ट आती है और देहरादून से प्रकाशित होती है। और वृक्ष कितने हैं, ये 3.41% है। अगर टोटल कर दिया जाए तो 25.17। ये डाटा आपको रटा होना चाहिए। वन और वृक्ष में कन्फ्यूजन हो जाता है, तो ध्यान रखिएगा कि वन वो होते हैं जिनको अधिसूचित करती है सरकार। क्या करती है, अधिसूचित करती है। अगर जो अधिसूचित नहीं है वो वृक्ष की गिनती में आ जाता है, ठीक है, वो वृक्ष में आ जाता है। ऐसा नहीं कि जितने सारे वृक्ष लगे वो उनको वन घोषित कर दिया जाए, ऐसा नहीं होता है। वन के लिए बाकायदा अधिसूचित किया जाता है वो क्षेत्र सरकार को, तभी वो वन में गिनती आता है। ये कन्फ्यूजन रहता है कि वन और वृक्ष तो एक ही, ऐसा नहीं है। वन का एरिया कितना है, 21.76%, और वृक्ष का कितना है, 3.41%। कुल टोटल 25.17% कुल एरिया है। यहाँ से ये डाटा आपको रटा होना चाहिए। पूछा जाए 2021 से लेकर के 2023 तक 0.17% की वृद्धि हुई है टोटल कुल में। कुल वन एवं वृक्ष आवरण क्षेत्र ऐसे लिखा जाता है, कुल वन आवरण एवं वृक्ष, ठीक है। सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुई है, छत्तीसगढ़ में हुई है। एक पॉइंट और आपको रटना आना चाहिए कि मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है, अरुणाचल प्रदेश नंबर 2 पर, महाराष्ट्र नंबर 3 पर। किसमें, यहाँ पर मैक्सिमम वन आवरण एवं वृक्ष का क्षेत्र है। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में, फिर अरुणाचल प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र में है, ठीक है। 2 पॉइंट और याद रखने हैं कि पश्चिमी घाट में वन घटे हैं और मैंग्रोव वन में भी कमी आई है, लगभग 8 वर्ग किलोमीटर में कमी आई है। एग्जैक्ट अगर डाटा याद रखना हो तो 7.43 ये मैंने मेंशन कर दिया है, ठीक है। तो ये आपको इस रिपोर्ट से इतनी बातें याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर हम देख लेते हैं। ये है हमारा अंडर 19 वोमेंस क्रिकेट, अंडर 19 वोमेंस क्रिकेट। तो इसमें भारत चैंपियन बन गया है, ठीक है। इसका आयोजन कहाँ किया गया था, कुआलालंपुर में किया गया था। ये इतनी चीज़ें आप यहाँ से याद रखिए। अगली खबर, जाकिर हुसैन का निधन हो गया। तो ये निधन हुआ इनका 15 दिसंबर 2024 को। देखिए, और ये तबला वादक थे और इनका निधन कहाँ हुआ, अमेरिका में रह रहे थे, सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है। याद रखिएगा कि जो है दिसंबर माह में ये 3 मनमोहन जी का, श्याम बेनेगल और जाकिर हुसैन, इन तीनों लोगों का निधन दिसंबर माह में हुआ है। दिसंबर 2024 की मैं बात कर रहा हूँ, दिसंबर 2024, ठीक है।
अब इनको पिछली बार क्या हुआ था, जो पीसीएस का 2024 में एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें जो निधन से आया था वो क्रोनोलॉजिकल में आ गया था मिलाना। तो आप याद रखिएगा कि सबसे पहले जाकिर हुसैन का निधन 15 दिसंबर को, श्याम बेनेगल का 23 दिसंबर को, मनमोहन का 26 दिसंबर को। डेट नहीं याद रखना है, लेकिन आप अपने दिमाग में ये चीज़ रखिए, आपने दिमाग में ये चीज़ रखिए कि सबसे पहले निधन जाकिर हुसैन का हुआ, फिर श्याम बेनेगल का हुआ, फिर मनमोहन जी का हुआ। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम, अगली खबर देखते हैं। अगली खबर है हमारी यहाँ से विश्व शतरंज चैंपियन 7 नंबर पे, विश्व शतरंज चैंपियनशिप काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न आने के पूरे चांस हैं। आयोजन इसका कहाँ हुआ, सिंगापुर में हुआ। विजेता कौन रहे, डी गुकेश, डुम्मा राजू, आधा मार होगा, डुम्मा राजू जो कि 18 साल के हैं। और किसको हराया इन्होंने, डिंग लिरेन को हराया जो चीन के हैं। कहाँ के हैं, चीन के हैं, और ये 32 साल के हैं। यहाँ से आप याद रखिएगा विश्व शतरंज चैंपियनशिप के विजेता गुकेश डुम्मा राजू। अगली खबर इसी में जान लेते हैं आप कोनेरू हम्पी के बारे में। कोनेरू हम्पी ने क्या किया है कि रैपिड शतरंज चैंपियनशिप जीती है, और ये खिताब 2 बार जीता है इन्होंने, और ये दूसरी महिला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं अगली खबर हमारी प्रोबा से। ये 21 दिसंबर को वर्ल्ड मेडिटेशन डे मनाया जाएगा। ये यूएन ने घोषणा कर दी है कि 21 दिसंबर को हम क्या मनाएंगे, विश्व मेडिटेशन दिवस। ठीक है, अगला 10 नंबर प्रोबा 3 मिशन। प्रोबा 3 मिशन इसका कार्य क्या होगा, इसका कार्य ये होगा कि यह सूर्य के कोरोना का अध्ययन करेगा। कोरोना क्या होता है, अगर ये सूर्य है तो सूर्य के जो चारों तरफ आपको लालिमा दिखाई देती है यही कोरोना कहलाता है। ठीक, और इसको प्रक्षेपित किसने किया है, प्रक्षेपण तो इसका इसरो ने किया है, लेकिन ये मिशन जो है, ये मिशन है हमारा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का। और सूर्य का अध्ययन करने के लिए जो हमारा एक मिशन है वो है हमारा आदित्य L1। कौन है, आदित्य L1, जो सितंबर 2023 में प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं हम फेंगल तूफान के बारे में। फेंगल तूफान हमारा तमिलनाडु में आया और पांडिचेरी, ठीक है, यानी कि बंगाल की खाड़ी में आया, और इसका नाम किसने दिया, सऊदी अरब ने दिया। आगे बढ़ते हैं, देखिए ठीक है, इतनी ही खबर हमने आज इसमें ली है। भाग 2 है, और भाग 1 इसके पहले हम डाल चुके हैं। तो ओके, थैंक यू। और आप लोगों को अगर हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब भी हमारे चैनल को करें। ओके, थैंक यू।